नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। मोदी के सामने पहली बार राहुल गांधी बैठेंगे और फैसला होगा राजीव कुमार की कुर्सी पर। तारीख तय हो चुकी है। 17 फरवरी को आमने सामने मोदी और राहुल गांधी के सामने बड़ी चुनौती होगी कि क्या शाह के आदमी को खास दुलारे रोक पाएंगे, क्योंकि अगली दावेदारी उसी की लग रही है। राजीव कुमार वैसे भी कई बार मैं कहा हूं कि ये नाम नहीं विचार है। अब राजीव कुमार के बाद जो नंबर है वो राजीव कुमार से ज्यादा वफादारी वाले ट्रैक रिकॉर्ड के साथ और अमित शाह से ज्यादा करीबी होने के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ खड़ा है, कतार में सबसे आगे। लेकिन इस सब के पहले लोकतंत्र पर खतरे के एक सवाल पर जयशंकर ने फिर फंसा दिया है। लोकतंत्र को ही लेकर के, लोकतंत्र चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर है और इस चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ सवाल जब उंगली उठी जयशंकर की तो भारत की तरफ उन्होंने एक उंगली उठाई थी। भारत की चुनावी प्रक्रिया की तरफ, लोकतांत्रिक ढांचे की तरफ कई उंगलियां अपने आप उठ गई हैं। उस पर भी चर्चा करेंगे। भाव को जोड़िए कंट्रोल रूम, फटाफट चर्चा। भाव, स्वागत है आपका। सबसे पहले 17 फरवरी को 14 मार्च 2024 की तारीख थी जब दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई। इस्तीफे की वजह से इस्तीफा हुआ था और एक का रिटायरमेंट हुआ था। उसकी वजह से बैठक हुई और वहां पर अधीर रंजन गए थे, लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से बाहर निकले, नाराजगी जताई कि उनको कुछ बताया नहीं गया। अब पहली बार ऐसा है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से एक बड़ी नियुक्ति, और मैं कहूं आज की तारीख में भारत में सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति, सीजेआई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आज की तारीख में मैं मान रहा हूं, उस नियुक्ति में मोदी के सामने बैठेंगे। अगर आंकड़ों के नजरिए से देखेंगे तो कमजोर होंगे, लेकिन क्या अपने जो कहते हैं वो आत्मबल, उनका उस आत्मबल से मोदी के सामने उस बैठक में लड़ पाएंगे? पहला सवाल ये है। उसके बाद आएंगे बहुत महत्वपूर्ण जो नाम चल रहा है रेस में आगे, उस पर चर्चा अगले सवाल में करेंगे। देखिए आशीष, आपने बहुत सही बात कही कि अब मुझे लगता है चुनाव आयोग पे जो नियुक्तियां होगी वो इस देश में सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति है। मैं राष्ट्रपति पद की नियुक्ति से बड़ा मानता हूं और मुख्य न्यायाधीश के पद से बड़ा मानता हूं, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश गलत या सही कह सकते हैं, लेकिन लगातार गलत चीजों को सही अंजाम देने का काम चुनाव आयोग करते आ रहा है। तो जो ट्रैक रिकॉर्ड राजीव कुमार ने सेट किया, उस ट्रैक रिकॉर्ड ने इस देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। सर्वोच्च न्यायालय भी समझ के परे है, करे तो क्या करे। हर बार हर चीज सर्वोच्च न्यायालय में जा रही है। हर चुनाव कहीं ना कहीं विवादित हो रहा है और हर चुनाव के विवाद का एक ही जवाब है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो उन बेकार की बातों में, यही बेकार की बातें हैं। और इतनी सारी प्रूफ है, इतनी सारी वीडियोज है, इतने सारे सामने दिखाई देते हैं, जो स्टैटिस्टिक डाटा है वो अचंभित करने वाला है। क्या गुजरात में 1 मिनट में इतने वोट डल सकते हैं जो डाटा गुजरात की विधानसभा चुनाव का आया था? क्या छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, हरियाणा में 99% की बैटरी कैसी रह सकती है 2 दिन बाद भी, पूरा दिन भर यूज करने के बाद? महाराष्ट्र में अपने लोगों के वोट, अपने खुद के उम्मीदवार का नोट, उसको वोट क्यों नहीं मिलता? उसको गांव के गांव वोट क्यों गायब है? कोई यदि मॉक पोलिंग करना चाहता है कि जिसका कोई कानूनन, जिसका कोई महत्व नहीं, लेकिन उस मॉक पोलिंग से भी चुनाव आयोग क्यों डरता है इसका कि पुलिस की छावनी बना देते हैं गांव को? एक विधायक कहता है कि भाई मैं खुद चुनाव जीता हूं। उसने 1,78,500 रुपए के अफिडेविट पे ऐसे 1,78,000 अफिडेविट जमा किए और कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, बैलेट पेपर से मेरे यहाँ चुनाव किया जाए, जितने मैं वोटों से जीता हूं उससे दुगने वोटों से मैं जीतूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि कई गांव के गांव वोट जो मुझे मिलने थे नहीं मिले तो किसी और को गए। सर्वोच्च न्यायालय को यदि ये कहना पड़े चुनाव आयोग को कि आप अपना डेटा इरेज मत करो, ये क्यों कहना पड़ रहा है? डेटा इरेज होना ही नहीं चाहिए जब तक कंप्लेंट्स आती है तब तक।
क्यों हरियाणा में जब पैसे भरने के बाद जब लोग गए तो बोले आप इस मशीन को चेक कर लो, डाटा नहीं है हमारे पास, हमने इरेज कर दिया। सिंपल सी बात होती है कि जो जो अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी, उसकी एक डायरी होती है। वो डायरी कैसी होनी चाहिए ये चुनाव आयोग के मैंडेटरी रूल्स में है। चुनाव आयोग ने खुद डिफाइन किया उस डायरी में क्या क्या नोंद होनी चाहिए। उस डायरी का डाटा मांगा तो वो भी चुनाव आयोग के पास नहीं। इसका मतलब धांधलियां हुई। वो धांधलियां तभी होती है जब ऊपर निर्लज्जता का चोला ओढ़ा बैठा कोई आदमी बैठा हो, जिसको इस देश के लोकतंत्र से लेना देना कुछ नहीं है, इस समाज से लेना देना कुछ नहीं है, इस देश के संविधान से लेना देना कुछ नहीं है, इस देश के विपक्ष के लेना देना कुछ नहीं है। चुनाव हारना और जीतना ये चुनाव की प्रक्रिया है। ये आशीष जी, कई पार्टियां चुनाव जीतती है, हारती है, फिर जीतती है, फिर हारती है। ये चलता रहता है। देश आजाद हो गया तब से चलता आ रहा है। लेकिन सिर्फ चुनाव मैं ही जीतूं और सारे चुनाव हम ही जीते, ये जो प्रणाली है, ये प्रणाली चुनाव की बहुत घातक साबित हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो 2029 में बीजेपी 500 पार होगी, उसमें कोई सवाल ही नहीं उठाएगा। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश में जो वीडियोस सामने आए, क्या चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देता? उत्तर प्रदेश में तो सारे के सारे 10 के 10 उपचुनाव में फिर से वोटिंग होनी चाहिए। इतनी धांधलियां हुई है। लेकिन किसी ने कहा कि चुनाव आयोग क्या मर गया है, क्या मरणासन्न स्थिति में हो गया है कि उसको दिखाई नहीं देता? ये बोलने पर नोटिस इशू होने की बात होती है। ये नोटिस इशू हो रहा है ये कहने पे वीडियो उतारे जाते हैं। न्यूज चैनल का मतलब न्यूज लॉन्चर का वीडियो उतारा गया क्योंकि उसने कहा कि नोटिस दिए जा रहा है अखिलेश को। तो ये धांधली नहीं है तो क्या है? तो सवाल अब राजीव कुमार, आपने सही कहा, राजीव कुमार व्यक्ति नहीं है, विचार है। राजीव कुमार एक सिस्टम बन गया है। उसके पहले चुनाव आयोग में कोई सिस्टम और था जिसके नाम से लोग आदर के साथ खड़े होते थे। लेकिन अब क्या हो गया? अब मुझे डर यह है कि जो नया आयुक्त आएगा वो चाटुकारिता में या कॉम्प्रोमाइज करने में या चुनाव आयोग पूर्ण रूप से गिरवी रखने में इनका भी रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास करेगा। हाँ, जो क्योंकि उसको यह दिखाना है कि आपने मुझे नियुक्त किया तो मैं उनसे भी सरस हूं, उससे भी बड़ा हूं। जब आप उसके बड़प्पन दिखाने का प्रयास करेंगे तो उसके बनाए हुए बेंचमार्क को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। वो और जब जिसने धांधलियों का बेंचमार्क बनाया हो, उस बेंचमार्क को और क्रॉस करने में अब और धांधलियां क्या बचती है? चुनाव के पहले सर्टिफिकेट दे देंगे क्या सांसदों को? क्या यहां तक आएगी बात? मैं आपने जब ये गंभीर सवाल खड़ा किया है तो जरा मैं चुनाव आयोग से एक कदम और आगे बढ़ाता हूं। जरा इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी अटैच करना जरूरी है। और आपने एक बात कही, इतने सारे तथ्य रखे, यहां तक कि महाराष्ट्र में तो सबसे बड़ा तथ्य जो आया है वो उससे बड़ा कुछ नहीं है। जितना वहां का एडल्ट पॉपुलेशन है उससे ज्यादा वो टल गए। ये सबसे इससे बड़ा तो कुछ चौंकाने वाला नहीं हो सकता। आपने एक बात कही, मैं दर्शकों के सामने क्लियर कर दूं। चुनाव आयोग ने जो अभी मिल्कीपुर में हुआ है, वीडियो जाए कि मैंने 6 वोट डाला और क्या क्या वीडियो जाए, हमने वो सब चला करके, और जब चुनाव आयोग को कफन दिया था, कहा मर गया है अखिलेश यादव ने, तो उस पर अखिलेश को नोटिस जारी कर रहे हैं। उसमें पूरा प्लान है कि उनको चुनाव प्रचार से रोक दिया जाए, कुछ ऐसा आदेश दिया जाए। अखिलेश को निपटाने में जुटे राजीव कुमार, आखिरी टारगेट उनका, क्योंकि रिटायर हो जाएंगे। ये कार्यक्रम किया था भाऊ ने और अदिति ने किया था एक कार्यक्रम। ये वो कार्यक्रम बहुत जबरदस्त देखा जा रहा था। उस कार्यक्रम को डिलीट यूट्यूब से करवाया गया है और ये हम आरोप लगाते हैं कि यह आयोग या सरकार के इशारे पर हुआ है, अन्यथा और कोई वजह नहीं हो सकती। वो जो चर्चा थी, उसमें जो वीडियोज लगे थे, वो मिल्कीपुर के चुनाव के दिन इस देश के सैकड़ों यूट्यूब पर चले हुए थे, सैकड़ों। तो ऐसा था नहीं कि हम कुछ अनोखा लेकर के आए थे, मंगल पर शूट करके लाए थे और नहीं किसी को वो हजम हुआ। तो इसलिए वो हमारे ये आरोप, गंभीर आरोप है कि सरकार और चुनाव आयोग, राजीव कुमार का आयोग, उसने डिलीट करवाया। अब
इस आयोग को ये ताकत मिलती कहां से है? उस ताकत का स्रोत पहले संविधान से ताकत मिलती थी, अब मोदी और सुप्रीम कोर्ट से ताकत मिलती है। एक और आरोप, इस आरोप के पक्ष में कुछ तथ्य देकर के मैं सवाल पर जाऊंगा। चंद्रचूड़ साहब के समय आया एक संविधान पीठ ने कहा कि जो है सीजेआई होगा प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन। उसमें एक लूप होल छोड़ दिया कि जब तक संसद कोई नया कानून नहीं बनाती। लूप होल का इस्तेमाल किया। चंद्रचूड़ ने यह काम बहुत बारीकी से किया, लूप होल छोड़ना बारीकी से किया और हटा दिया। उसके तुरंत बाद हटाया सीजेआई को, और प्रधानमंत्री का ही एक मंत्री जो प्रधानमंत्री मनोनीत जिसको करेगा, और एलओपी बैठेंगे। तो 2 के अनुपात में 1 रहेगा, जो मोदी चाहेंगे वही बैठेगा वहां पर कुर्सी पर। एडीआर तुरंत याचिका लगाती है। पिछले साल संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ पिछले साल ही इस पर रोक लगाने का जो की याचिका होती है उसको खारिज कर देती है कि नहीं रोक लगा सकते हैं। अब वो मामला फिर दोबारा फिर एडीआर ने फिर पिटीशन डाला एडीआर को। तो बार बार सलूट हम करें कि वो पता नहीं कैसे कितने हिम्मत से लगातार सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहते हैं चुनाव सुधार को लेकर के और लोकतांत्रिक सुधार को लेकर के। एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण वकील हैं। एक कांग्रेस की नेता है जया ठाकुर, वो भी उसी समय गई थी। उनके तरफ से वरुण ठाकुर हैं, एक वकील वो हैं। लेकिन प्रशांत भूषण लगातार इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं। इस मामले में 4 फरवरी को ये लोग गए। 4 फरवरी की तारीख लगी थी और बेंच थी एन कोटेश्वर सिंह की और भावी सीजीआई, वो भी सीजीआई बनने के उसमें है, लाइन में है, सूर्यकांत की, जस्टिस सूर्यकांत की। सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच में 4 फरवरी को गए और प्रशांत भूषण ने भाव कहा कि आप स्थगन आदेश दे दीजिए। ये 18 तारीख को राजीव कुमार जा रहे हैं, आप इसको जो है ना अभी स्थगन आदेश दीजिए कि अगले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति न की जाए जिस प्रक्रिया से हो रहा है। 4 फरवरी को उनके इस निवेदन को खारिज कर दिया सूर्यकांत ने और एन कोटेश्वर सिंह ने, और 12 फरवरी की तारीख दी। तारीखों को गौर करिएगा बस खाली। 12 फरवरी की तारीख दी अगली सुनवाई के लिए। 12 फरवरी को फिर प्रशांत भूषण ने कहा कि ये तत्काल का मामला है साहब, माय लॉर्ड, इसको जल्दी से जल्दी फैसला आप दे दीजिए। और 4 फरवरी को कहा था सूर्यकांत ने कि हम इसको स्थगन आदेश नहीं दे सकते जब तक हम इस कानून का जो कानून बना 2023 के एंड में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के का अधिनियम, उसके जब तक वैधता को नहीं समझेंगे तब तक हम स्थगन नहीं दे सकते। 12 को जब कहा प्रशांत भूषण ने कि तुरंत इसको सुन लीजिए साहब, उन्होंने कहा नहीं तुरंत नहीं, 19 फरवरी को सुनेंगे। 18 को रिटायर हो जाएंगे, 18 से पहले मीटिंग हो जाएगी, 19 को सुनेंगे। तो ये भाऊ जो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है, जो सुप्रीम कोर्ट ताकत दे रही है राजीव कुमार की कुर्सी को, राजीव कुमार इसलिए कह रहे हैं, फिर वही विचार वाली बात है, जिस देश में गांधी नहीं विचार बन पाए आज तक, उस देश में राजीव कुमार विचार बन गया। इस सुप्रीम कोर्ट की भूमिका नहीं, अब कोर्ट की तो भूमिका है ही जहां जहां संविधान का उल्लंघन होता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश के संविधान का कस्टोडियन है, ऐसा मैं मानता हूं और काफी लोग मानते हैं। और यदि उस संविधान की धज्जियां उड़ती है, संविधान ये कहते कि भाई चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष होना चाहिए, यह संविधान कहता है। तो उस निष्पक्षता कैसी होगी जब चुनाव आयोग में जो आयुक्त नियुक्त होते हैं उसका एक सिस्टम होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो। इसी के चलते सर्वोच्च न्यायालय ने, संविधान पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के एक व्यवस्था दी थी कि सरकार चुनाव आयोग की नियुक्तियों में एक कानून बनाए। वो कानून निष्पक्षता की रेखांकित करता हो, यह होना था। तब तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और सत्ता पक्ष के नेता यानी प्रधानमंत्री, ये तीनों मिलकर तय करेंगे। इन्हें वेल बैलेंस था। अब जो नया कानून बनाया उसमें उन्होंने एक कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री और सबसे बड़े दल के विपक्ष के नेता, तो ये 2 वर्ष से एक हो गया। तो इसमें तो सरकार नियुक्त कर रही है, इसमें ट्रांसपेरेंसी कहां है? यदि सरकार अपने बलबूते पे अपना आदमी नियुक्त कर रही है तो उस आदमी से या उस आयुक्त से ईमानदारी या ट्रांसपेरेंसी या चुनाव आयोग की निष्पक्षता कैसी गार्ड की जाएगी? सिंपल सी बात है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता यदि नहीं होगी तो चुनाव बेनामी है।
यदि चुनाव बेनामी है तो फिर संविधान लागू नहीं होता, क्योंकि ऐसे बैकडोर से एंट्री करने वाली सरकारों के हाथ में संविधान जाएगा तो संविधान की ऐसी तैसी। बाबा साहेब आंबेडकर अपने आखिरी भाषण में 25 तारीख को बोल चुके थे, संविधान लागू होने के एक दिन पहले संविधान सभा में उन्होंने कहा कि संविधान की अच्छाई या बुराइयां मैं ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि संविधान किसके हाथों में जाता है यह महत्वपूर्ण है। तो संविधान किसके हाथ में जाएगा, कौन लागू करेगा इसको देश में? सत्ता पक्ष में लागू करेगा जो सत्ता में है। और वो सत्ता में कैसा आएगा? लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा आएगा, और चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। और चुनाव निष्पक्ष इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि जो पक्षपात करने वाला यदि व्यक्ति ऊपर बैठा हो तो उसके हाथ से निष्पक्षता कैसी? तो आदमी भी निष्पक्ष चाहिए, और निष्पक्ष आदमी तभी होगा जब पक्ष भी होगा, प्रतिपक्ष या विपक्ष भी होगा, और उनके बीच में न्यायपालिका का सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति होगा जो दोनों तीनों बैलेंस करके फिर एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो ना सत्ता पक्ष का हो ना विपक्ष का हो, जो कानूनन चले। तब जाके चुनाव आयोग की निष्पक्षता बनी रहेगी। इसलिए इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को मैं उतना ही दोषी मानता हूं जितना चुनाव आयोग के आयुक्तों को। सरकार में जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें तो संविधान से कोई लेना देना नहीं। देखिए, उन्हें तो चुनाव में सत्ता पाना है, चुनाव में विजय हासिल करनी है, एन केन प्रकरण सत्ता में आना है, चुनाव जीतना है, चाहे फिर कुछ भी हथकंडे अपनाने पड़े। एवरीथिंग इज फेयर एंड लव इन वॉर, और चुनाव वॉर हो गए हैं, युद्ध हो गया है। युद्ध में सारे जो तीर है वो चलाए जाते हैं, सारे शस्त्र अस्त्र उपयोग में लाते हैं। फिर वो नहीं देखा जाता कि ये गैर कानूनी है, कानूनी है, ये संविधान के साथ चलता है कि संविधान के विपरीत चलता है। आंकड़ा चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये नियुक्ति, राजीव कुमार की नियुक्ति, एक ऐसा आंख खोलने वाला इस देश के सामने चित्र आया जिससे पता पड़ा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष क्यों होना चाहिए। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय यदि इतनी देर लगाए ये तय करने में कि नया कानून निष्पक्षता की ओर ध्यान देता या नहीं, सरकार के दोनों नुमाइंदे होंगे तो निष्पक्ष कैसा होगा? या क्या नया कानून में यह प्रावधान है कि यदि एक ने भी ऑब्जेक्शन उठाया तो वो नहीं होगा? क्या ये प्रावधान है उसमें? नहीं है। वो कहते बाय द मेजोरिटी ऑफ द पैनल, एंड मेजोरिटी हमेशा सत्ता पक्ष की रहेगी क्योंकि दो लोग हैं। तो इसलिए ये कानून ही न्याय संगत और तर्क संगत और संविधान संगत नहीं है। तो इसमें इतना विचार करने के लिए यदि आपको नए आयुक्तों की नियुक्ति के बाद ये विचार करोगे आप, तो ये आपने विचार करके अमेंड भी कर लिया तो ये कब होगा? ये ऐसा नहीं होगा आशीष, ये लंबा प्रोसेस है अभी। ये दो सुनने के बाद इसको संविधान पीठ के पास भेजेंगे, ये भी देख लीजिए आप। और संविधान पीठ फिर सुनेगा उसको। कौन से जज आते हैं मुख्य न्यायाधीश जिसको एक्सपेडाइट करते, नहीं तो कई अपने पास केसेस 10-10 साल से पड़े हैं संविधान पीठ के पास, और ऐसे ही चलता रहेगा। और मुझे सत्ता परिवर्तन के बाद कोई नई सत्ता आई तो भी कोई बदलाव होगा ऐसा नहीं लगता। इसके बावजूद भी सत्ता परिवर्तन हुआ तो जो नए लोग सत्ता में आए उनके लिए कानून सूट होगा। हाँ, ये तो सूट करेगा जो सत्ता में रहेगा, लेकिन ये जाएंगे तब कोई आएगा, क्योंकि जब राजीव कुमार बैठा रहेगा जाने नहीं देगा इनको। जाने नहीं देगा। जिस पर हमने शुरू किया था वो चर्चा, यहाँ तक पहुंच गए हम, जिस नाम पर दरअसल जो नया कानून बना उस कानून में एक और परिवर्तन हुआ था। पहले भी एक सर्च कमेटी पहले भी होती थी, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में सर्च कमेटी होती थी। लेकिन अब कैबिनेट सेक्रेटरी को उस सर्च कमेटी की अगुवाई से हटा दिया गया। अब वहां पर कानून मंत्री होगा सर्च कमेटी का चीफ, और दो जो है केंद्रीय सचिव होते हैं केंद्र सरकार के। 5 नाम सर्च करते हैं, वो जाता है वो कमेटी के सामने, मतलब प्रधानमंत्री वाली जो 3 लोगों की कमेटी है उसमें जाता है। लेकिन एक विशेषाधिकार है कि वो 5 जो गया है सर्च कमेटी द्वारा नाम, वो पांचों किनारे डाले जा सकते हैं।
और उस कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री चाहे तो जिसका नाम कर दें। अब एक नाम है जिस नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है, वो कतार में सबसे आगे खड़े हैं। बड़ी चुनौती राहुल गांधी के लिए 17 तारीख को ये है कि इस आदमी को रोक पाते इस अफसर को नहीं। इस अफसर का नाम है वही अफसर जिन्हें 14 तारीख को पिछली बार अधीर रंजन को जिस मीटिंग में बुलाया था वहां पर नियुक्त किया था, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, इन दोनों को नियुक्त किया था। अनूप चंद्र पांडे रिटायर हुए थे, अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया था। इस्तीफे की आज तक वजह नहीं पता है। जो ज्ञानेश कुमार साहब आए हैं, इन्हीं का नाम है सबसे ऊपर है, करीब करीब तय माना जा रहा है। राहुल रोक दिए तो मानते हैं, फिर देखते हैं कैसे रोक पाते हैं। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा कि शाह के, मैं हमने क्यों कहा कि शाह के बहुत खास अफसर है। ये जब धारा 370 हटाई गई थी, हालांकि टेक्निकली नहीं हटी है, लेकिन फिर भी जिसको देश भर में कहा जाता है हटाई गई, तो कश्मीर डिवीजन में ये एमएचए के इंचार्ज थे। गृह मंत्रालय के कश्मीर डिवीजन के इंचार्ज थे ज्ञानेश कुमार। अब उसके अलावा इनको देखिए कहां कहां पे लगाए गए। कश्मीर से सीधा अयोध्या में एमएचए डेस्क के चीफ थे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेस्क अयोध्या में उसके चीफ थे, राम मंदिर वाले उसमें। उसके अलावा सहकारिता, जिससे बहुत प्यार है अमित शाह को, होम मिनिस्ट्री के साथ कोऑपरेटिव सहकारिता किसी के पास है, कृषि से अलग करवा करके, तो इसी समझिए कि कितनी रुचि होगी। सहकारिता में भी ये सचिव 2022 में रहे हैं ज्ञानेश कुमार। अब ये ट्रैक रिकॉर्ड पर्याप्त है। आगे आप बताइए कि शाह के कितने करीबी हैं ये, और इनको रोकना कितना मुश्किल है। देखिए, रोकना तो मुश्किल है ही। ये नहीं कि मतलब आपने ऐसा टास्क बताया कि राहुल गांधी चिल्लाचोट कर सकते हैं, राहुल गांधी प्लेटफॉर्म पे आके बात कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, राहुल गांधी अलग जगाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी उनका अपॉइंटमेंट नहीं रोक सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर ने यदि वो नाम क्लियर कर दिया तो राहुल गांधी को कानून ही अलाउ नहीं करता। राहुल गांधी सिर्फ चिल्लाचोट कर सकते हैं, राहुल गांधी डिसेंट नोट दे सकते हैं, राहुल गांधी विरोध कर सकते हैं, तीव्र विरोध कर सकते हैं, वॉकआउट कर सकते हैं, जन जागरण कर सकते हैं, एक पदयात्रा निकाल सकते हैं इसको लेकर, लेकिन राहुल गांधी उस नाम को रोक नहीं सकते। ये वस्तुस्थिति है। कानूनी ऐसा है कि जिसमें प्रधानमंत्री और उनके मंत्री जो चाहे वही होगा, वो भी नाम जिस पैनल में नहीं होगा तो भी होगा। और यदि अमित शाह जी ने जो चाहा वही इस देश में वर्तमान में हो रहा है, क्योंकि अमित शाह ही अब सत्ता है और अमित शाह ही अब संगठन है। दोनों तरफ अमित शाह है। तो अमित शाह अपने खास आदमी को बिठाएंगे जो आने वाली 2029 के चुनाव की नींव डालेंगे। मैंने कहा ना आपको, भाजपा 2029 में 500 पार होगी। मैं आज बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप ये क्या 370 में नहीं दिलवा पाए, वो 500 देके जाएंगे और बता के जाएंगे, देखिए हमने आदमी लाया तो 500 कर लाया। बस अब ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों के बाद मुझे लगता है चुनाव के पहले, मैंने कहा ना, चुनाव के पहले ही सर्टिफिकेट इशू हो जाएंगे। पहले तय होगा और इसकी जो खबरें होगी कि इतने सांसद आ गए और ये सांसद चुने गए हैं, और कुछ सर्टिफिकेट भी छपेंगे कि इनको सर्टिफिकेट मिल गए। चुनाव आयोग में कोई जाएगा, साहब चुनाव वोटिंग भी नहीं हुआ, सर्टिफिकेट कैसा मिल गया? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बातों को। पार्लियामेंट है ना, देखो जरा उसमें लोग बैठे हैं, शपथ ले रहे हैं, सरकार चल रही है, आपको तकलीफ हो रही है। तो कुल मिलाकर स्थिति वह भयावह दिख रही है। लेकिन इसी के साथ मैं एक और तरफ आपको ध्यान बताना चाहता हूं। म्यूनिख में हमारे आदरणीय परराष्ट्र मंत्री, विदेश मंत्री, हाँ, ये एक कॉन्फ्रेंस में वहां भाग लेने गए थे। वहां पे इनको सवाल पूछा गया, क्या वैश्विक लेवल पर लोकतंत्र खतरे में है क्या? तो वो बुरी तरह से बरस पड़े और उनने कहा कि वैश्विक लेवल पे तो पता नहीं, लेकिन भारत में लोकतंत्र बहुत मजबूत है। वो सवाल भारत को लेके ही था और उन्होंने अपनी उंगली की निशान बता के बताया, बोले देखिए ये वोटिंग करके आया हूं मैं, ये है लोकतंत्र भारत का। 20% हमारे यहाँ मतदाता बढ़ गए हैं। 70 कोटि मतदाता, 90 करोड़ में से 70 करोड़ लोग वोटिंग करते हैं और हमारे यहाँ एक सक्सेसफुल ये है, और विश्व में लोकतंत्र की नींव डालने वाले हम हैं, लोकतंत्र को परिभाषित रेखांकित करने वाले हम ही है। और 2-3 बातें हैं जो मुझे हास्यास्पद भी लगी।
एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में सरेंडर होते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, और म्यूनिख में हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि पश्चिम देश जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, वो लोकतंत्र को डिस्टेबल करते हैं। उनका इशारा बांग्लादेश की तरफ था और दूसरा इशारा अमेरिका की तरफ था। जिस सवाल को सिरे से खारिज किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जब सवाल पूछा था कि आप डीप स्टेट क्या बांग्लादेश में ऑपरेट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं बांग्लादेश में, ना कोई डीप स्टेट नाम की कोई बात है। ये तो प्रधानमंत्री जी है जो 100 साल से देख रहे हैं बांग्लादेश को, वही देखे। तो आपकी इतनी औकात भी नहीं कि जिसको जहां कहना चाहिए वहां कहते हो आप यूरोप में आके कहते हो कि भाई पश्चिम देश कुछ ऐसे साउथ में डेमोक्रेसी को डिसाइड करते हैं। लेकिन सबसे हास्यास्पद मुझे लगा, उन्होंने पाश्चिमात्य जितने भी पश्चिम देश है उनके ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस बात के लिए आप घर पे महत्व देते हो, जिस बात को घर में आप महत्व देते हो, विदेश में उसी को खत्म करते हो। अमेरिका को, जिस लोकतंत्र को आप अंदर महत्व देते हो, बांग्लादेश में वो लोकतंत्र आपने खत्म कर दिया। ये इनडायरेक्टली आरोप था। मुझे इससे ज्यादा हास्यास्पद ये लगा कि जिस बात पे घर पे बिल्कुल महत्व नहीं देते, उस बात को विदेश में कितनी बड़े तरीके से रेखांकित करते हैं हमारे विदेश मंत्री। यदि लोकतंत्र को जीवित रखते हैं और लोकतंत्र को रेखांकित करता है भारत, तो फिर चुनाव आयोग में ये धांधली क्यों? चुनाव आयोग में निष्पक्षता नहीं क्यों? आप अपनी उंगली की स्याही दिखा रहे हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जो उंगलियां लेके बैठे थे, स्याही लगी नहीं पाई। पुलिस और डंडे ने उनको घर से निकलने नहीं दिया। कुछ लोग बूथ तक पहुंच गए। महाराष्ट्र के परळी का वीडियो दिखाया था हमने। धनंजय मुंडे जो बड़े चर्चित है, वहां के बूथ पे कुछ लोग वोट देने गए, उनको बुरी तरह से पीट पीट के गुंडों ने भेजा। उनकी उंगलियों का क्या? कुछ लोग उंगलियों पे पहले चुनाव के पहले ही निशान लगा के उनको 500 रुपए देते, उस उंगली का क्या? फॉर्म 17C मशीनों से नहीं मिलता, उस बात का क्या? मशीनें 90% चार्ज होती है 3-3 दिन बाद, उसका क्या? एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा मतदाता होते हैं, उसका क्या? जिस लोकतंत्र को इतना महिमा मंडित करते हैं आप जर्मनी में, उस लोकतंत्र को 10% भारत में भी महिमा मंडित करें, यह हास्यास्पद लगा मुझे। मतलब जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मैंने बोला ये क्या हो गया? अद्भुत है विदेश मंत्री भी हमारे। अमेरिका गए, वहां जुबान नहीं खुली। एक बात खैर चर्चा हमारी इस पर थी, राजीव कुमार उनके आयोग पर। आप देखेंगे उंगलियों के निशान और स्याही, ये डबल स्टैंडर्ड वर्तमान सरकार का कैसा है, ये बताना मैं चाहता था। आज हम बात कर रहे थे कि नई नियुक्तियां कैसी होगी। वो वैसी ही होगी जो पिछली बार हुई। सरकार ने नियुक्त किया, कोई पैनल वैनल नहीं है। सरकार की नियुक्ति थी, कोई चयन नहीं है, कोई आपसी सहमति नहीं है, कोई यूनानिमस नहीं है। सरकार ने तय किया ये होगा, ये होगा। इट इज एन अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, इट इज नॉट द सिलेक्शन बाय द पैनल। ये लोकतंत्र की नींव यहां हिलती हुई दिखाई देती है और हमारे विदेश मंत्री अपने लोकतंत्र को वहां बखान करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है। प्रधानमंत्री लोकतंत्र की गुहाई देते हैं कि हम एक लोकतंत्र की, जब उनको सवाल पूछा गया था अडानी पे पूछा गया था, लेकिन लोकतंत्र से शुरुआत की उन्होंने कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ये लोकतांत्रिक देश है भारत। आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या तकलीफ हो सकती है? आपके मन में कपट नहीं तो क्या? कोई भी आदमी बैठ जाए भाई चुनाव आयोग पे। यदि मुझे मेरे किए हुए पे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि मैंने देश का विकास किया, मुझे विश्वास है कि देश का मतदाता मेरे साथ है, मैं तो विपक्ष को कहूं कि आप अपना आदमी एक बिठा दीजिए।
आप अपना राहुल गांधी को मैं लेटर दूं कि राहुल जी आप अपना एक आदमी चुनाव आयोग में बिठा दीजिए, हाँ, ताकि आपको आश्वस्त रहे कि धांधली नहीं होगी। आप अपना बिठा दीजिए, मुझे विश्वास है, मुझे मतदाताओं पे विश्वास है। लेकिन यदि आपको मतदाताओं पर मतदाताओं विश्वास हो तब, मतदाताओं पर विश्वास विश्वास हो तब ना, यही तो समस्या मतदाताओं है। पे विश्वास नहीं है, इसीलिए खिलवाड़ करनी पड़ती है सूचना मतदाताओं की लिस्ट से। इसलिए मतदाताओं को घर से निकलने पे रोक लगाई जाती है, इसलिए मशीनों पे खेल होते हैं, इसलिए डाटा डिलीट किया जाता है, इसलिए डायरी के डिटेल्स दिए नहीं जाते, इसीलिए क्योंकि मतदाताओं पे तो विश्वास नहीं। ये इसलिए विश्वास नहीं है क्योंकि उनका खुद पे विश्वास नहीं है कि उनने कुछ देश के लिए भला किया। बोया पेड़ बबुल मतदाताओं का पर तो आम भरोसा का, है। बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से होए? हम्म, तो आपको ऐसा एक माली चाहिए जो बबुल के पेड़ से आम निकाल के लाए। हम्म, ये वो माली है बबूल के चुनाव पेड़ से आयोग आम में निकाल, आम बबूल के निकालने पेड़ से वाला। आम निकाल के लाए, और फिर मालिक से पूछे कि काट के खाओगे या चूस के खाओगे। चूस के खाओगे? आगे क्या बात है, क्या बात ये है। पूछना है, ये पूछे काट के खाओगे चूस के खाओगे, साहब काट के दे या धुल के वैसे दे चूस लोगे। खैर, मैं ये इतना नहीं है, वीडियो डिलीट करवाना भी खुद पर भरोसा न होने का ही एक नमूना है कि वीडियो डिलीट नमूना करवा है। देंगे। वीडियो का नमूना है। और मोदी जी ने कल व्हाइट हाउस में सबसे ज्यादा, अभी देखिए हो सकता है वो सब भी डिलीट करवाने में लग जाए, हमने जितने वीडियोस दिखाए, एक एक पार्ट, एक एक पोर्शन दिखाया, अभी बहुत कुछ बचा है, आज भी दिखा देंगे। और बहुत सारे वही कहते हैं ना कि आप लोग तो विदेश में मोदी जी सर ऊंचा करके आए, 56 इंच की छाती, और आप लोग आलोचना करते हो। आप सब क्या है, चाइनीज एजेंट हैं। आप क्या है, कांग्रेस के एजेंट हैं, राहुल गांधी के प्यादे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राहुल गांधी की इतनी ताकत हो गई कि जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी मीडिया को नहीं कंट्रोल कर पा रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, फॉक्स, वॉइस ऑफ अमेरिका, हूबहू मैंने प्रोग्राम किया सुबह से, लोग बहुत अच्छा उसको रिस्पांस दे रहे हैं, देख रहे हैं। उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने, वॉइस ऑफ अमेरिका ने, फॉक्स ने, एपी ने क्या एडिटोरियल लिखा है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, आप शब्द मिला लेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि उस एडिटोरियल के छपने से 4 घंटे पहले हमने और भाऊ ने वही शब्द बोले थे, हूबहू वही छपा है एडिटोरियल्स में। और जिसका डंका बज रहा है, आप सर्च कीजिएगा न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, कहीं पर भी एक एडिटोरियल छोड़ करके मोदी के विजिट की कहीं चर्चा नहीं है साहब, कहीं चर्चा नहीं है। और उस एडिटोरियल में ऐसा ऐसा वर्ड लिखा है कि नरेंद्र मोदी कामयाब रहे, डोनाल्ड ट्रंप की हर शर्त मानने में कामयाब रहे, मानने में, मनाने में नहीं। और उन्होंने जमकर खुशामदी की, ये शब्द है खुशामदी की अमेरिकी राष्ट्रपति की। हमारा प्रधानमंत्री किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की खुशामदी करने जाता है? खुशामदी का मतलब समझते हैं? खैर, इसकी चर्चा बहुत कर लिया है, कल दोपहर फिर मिलेंगे, कार्यक्रम यही होगा, भाव साथ होंगे, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।